हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग ये चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। लगभग 9 लेक्चर शायद हो चुका है, ये 10वां होगा। तो वहाँ तक हमने कहाँ तक बात कर ली थी? हमने बैक लेक्चर में, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आप देख चुके हैं। तो अब हम शुरू करेंगे उससे आगे। तो आज का हमारा लेक्चर होगा, आज हम कवर करेंगे गोल्गी बॉडी, फिर उसके बाद लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम। ये हमारे आज हमें इन 3 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर जब शुरू हुआ था, ये पहला टॉपिक है आपकी क्लास 9th बायोलॉजी का, और उसमें आपने सबसे पहले ये जाना कि सेल क्या है, फिर सेल थ्योरी के बारे में बात की, फिर सेल नंबर, सेल का शेप साइज, फिर सेल के स्ट्रक्चर पे आए, फिर सेल स्ट्रक्चर पे आने के बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, फिर सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में भी हमने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, राइबोसोम देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 सेल ऑर्गेनेल हम कर चुके हैं, और आपको पता है कि मेनली हमें 9 पढ़ने हैं, तो 3 हम कर चुके हैं और 3 आज हम लोग कर लेंगे, तो 6 हो जाएंगे। तो बाकी रिमेनिंग 3 बचेगा, और एक दिन हम लोग सेल डिवीजन पे भी देंगे। सेल डिवीजन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशन के लिए वो थोड़ा नेसेसरी होता है। तो उसे जब हम करेंगे तो आज का लेक्चर हम चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी आदमी स्वस्थ होंगे, घर में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें टॉपिक है गोल्गी बॉडीज। ओके, देखिए गोल्गी बॉडीज की बात, कुछ हद तक बात हमने बैक लेक्चर में भी की थी। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पर, और आपको मैंने मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जब डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें 2 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज गोल्गी बॉडी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्गी बॉडी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। गोल्गी बॉडी का 2 और नाम है, कई जगह पर आप उसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखेंगे लिखा रहेगा, कई जगह पे गोल्गी एपरेटस। समझ गए? तो गोल्गी बॉडी लिखा हो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स लिखा हो, या गोल्गी एपरेटस लिखा हो, कोई अंतर नहीं है, तीनों एक ही सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग नाम है। इसके अगर हम डिस्कवरी की बात करें, इसको किसने डिस्कवर किया? तो इसे डिस्कवर किया कैमिलियो गोल्गी ने, एक नोबेल प्राइज विनर जूलॉजिस्ट थे। ये जूलॉजिस्ट थे, यानी कि जानवरों की स्टडी करते थे। ये नोबेल प्राइज विनर थे। तो नोबेल प्राइज विनर जूलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में गोल्गी बॉडी डिस्कवर किया। और कब डिस्कवर किया? जब वो ओल यानी कि उल्लू का नर्व सेल जब ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी ऑल का यानी उल्लू का नर्व सेल जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे 1898 में, तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी को देखा। उनका नाम ही है, देखिए, कैमिलियो गोल्गी। तो कैमिलियो गोल्गी के नाम पे ही गोल्गी बॉडी आया, उनका नाम से ही जुड़ता हुआ देखना, कैमिलियो गोल्जी और गोल्गी बॉडी। समझ गए? तो कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में ऑल के नर्व सेल को जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले गोल्गी बॉडी को देखा। गोल्गी बॉडी है क्या? अगर बात करें गोल्गी बॉडी क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है कि इट इज मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, यानी ये मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। याद कीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बाउंड का स्ट्रक्चर था। तो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ स्मूथ फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्न, यानी ये बना हुआ होता है स्मूथ। स्मूथ मतलब इसके सरफेस पे जो है कोई रफनेस नहीं होगा। याद कीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ। तो स्मूथ में क्या होता था? स्मूथ होता था, और रफ में क्या होता था? राइबोसोम आ जाता था उसके सरफेस पर। तो इसके जो सरफेस होंगे, इसका जो सरफेस होगा वो स्मूथ फ्लैटेंड। फ्लैटेंड जानते हैं आप? फ्लैटेंड किसे कहते हैं? फ्लैटेंड मतलब, कहने का मतलब है कि जिसका मतलब एकदम वो फ्लैट टाइप, समझ रहे हो ना बात में? चपटा। फ्लैटेंड मतलब चपटा, तो यानी कि चपटा सा। तो फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स, यानी कि ये मेम्ब्रेन होगा पूरा, फ्लैटेंड होगा। फ्लैटेंड कहने का मतलब है कि इसका हाइट कम होगा, और इसका ये जो एरिया है हॉरिजॉन्टल में ज्यादा होगा, वर्टिकल में थोड़ा सा ही होगा। तो फ्लैटेंड होगा, समझ गया? फ्लैटेंड फ्लूइड फील्ड, और उसके अंदर, उस मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होगा? फ्लूइड भरा होगा, फ्लूइड फील्ड सैक्स। तो वो जो फ्लूइड फील्ड सैक बनेगा उसे कहेंगे सिस्टर्न। क्या कहेंगे? सिस्टर्न कहेंगे। वो जो एक होगा, जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम आपका बनाया गया है एक गोल्गी बॉडी का, तो उसमें आपको देखिए, उसमें जब जाइएगा हम सिस्टर्नी समझा देते। तो फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं, जो सिस्टर्नी एक के ऊपर में दूसरा रखा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में
देखिए ये फ्लूइड फिल्ड सैक दिख रहे हैं ऐसे है, ये अगर हम यहां पे डायग्राम बनाएं तो देखिए ये ऐसा टाइप का है, ऐसा टाइप का, ऐसा है ना। तो ये जो एक है इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो ये जो एक है इसे कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। तो ये फ्लूइड फिल्ड सैक जो है इसी को सिस्टर्नी कहते हैं। और यही सिस्टर्नी देखिए एक के ऊपर में दूसरा रखा हुआ है, तो पैरेलल रोज में है, एक के ऊपर में दूसरा, फिर उसके ऊपर में तीसरा, चौथा, ऐसे करके पैरेलल रोज में होता है। तो एक के ऊपर में रखा हुआ होता है और इसी से गोल्गी बॉडी बनता है। समझ गए? तो गोल्गी बॉडी क्या है? तो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए स्मूथ फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी प्लेस्ड वन एबव अनदर, यानी एक के ऊपर में दूसरा रखा हुआ होता है। समझ गए? अब अगर इसकी बात करें, आप अगर अपने नोट में देखें कि क्या क्या इस पे बात की गई है, तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अब याद कीजिए डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड और नेकेड, अब तीनों पे बात किया था, जो आपका सेल ऑर्गेनेल का चार्ट जहां पर लिखा गया था नोट में, वहां पर भी लिखा गया था। तो गोल्गी बॉडी का ऊपर में जो मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। और अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो सिस्टर्नी है, अब अगर इसको देखें तो देखिए ये थोड़ा सा, ये देखिए टॉप पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ, ये थोड़ा गड्ढा है ना, गड्ढा सा, ये कनकेव की तरह दिख रहा है, ये लग रहा है कनकेव। कनकेव जानते हैं आप? ये जैसे हाथ है ना, हाथ, तो ये देखिए ये गड्ढा वाला है, तो ये कनकेव, और ये जो है ये कन्वेक्स। कनकेव, कन्वेक्स, उभरा हुआ को कहते हैं कन्वेक्स और धंसा हुआ को कहते हैं कनकेव। अब मिरर पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, उसमें मैंने बताया था कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है? चम्मच देखा आपने? चम्मच, तो चम्मच में जिधर से चीनी उठाते हो, जिधर से कुछ खाना उठाते हो, जो गड्ढा वाला पार्ट है वो कनकेव पार्ट हुआ, और उसको पलटा दो तो कन्वेक्स हो जाएगा। तो कनकेव कन्वेक्स समझ में आया? तो देखिए ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, ये जो फेस है, इसके दो फेस हैं, ये ऊपर वाला फेस और ये नीचे वाला फेस। तो ऊपर वाला फेस आप देख रहे हैं थोड़ा सा गड्ढा नुमा है, इसे कहेंगे कनकेव फेस, या इसे बायोलॉजी में कहते हैं ट्रांस फेस। क्या कहते हैं? ट्रांस फेस। तो ऊपर वाला जो फेस होता है वो कहलाता है ट्रांस फेस, जो कि कनकेव है, जो कि क्या है? कनकेव है, ये कहलाता है ट्रांस फेस। और ये सेल मेम्ब्रेन की ओर होता है, यानी सेल में अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर एक सेल बनाए हम, अगर मान लीजिए ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, जो कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है न्यूक्लियस, आपको पता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस। तो ये जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो जो गोल्गी बॉडी होगा उसमें जो ये देखिए ऐसा टाइप का थोड़ा ये बन रहा है, देख रहे हो? ये जो फेस है नीचे वाला, देखिए जरा ध्यान से, तो ये जो फेस है वो क्या है? कनकेव है, और ये फेस क्या है? कन्वेक्स है। देखिए ये उभरा हुआ, ये उभरा हुआ, इधर से देखिए ये उभरा हुआ है, तो ये कन्वेक्स फेस है और ये कनकेव फेस है। तो जो कनकेव फेस है वो किसकी तरफ होगा? सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। देखिए लिखा हुआ है टुवार्ड्स सेल मेम्ब्रेन। किसकी तरफ होगा? सेल मेम्ब्रेन की तरफ, टुवार्ड्स सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। और देखिए ये जो इसका नीचे वाला फेस है जिसे हम कहते हैं सिस फेस, ये देखिए कहां है? टुवार्ड्स न्यूक्लियस। ये कहां होगा? न्यूक्लियस की ओर होगा। तो यहां भी देखिए मैंने डायग्राम बनाया, तो ये जो इसका सिस फेस है, जो कन्वेक्स वाला फेस है नीचे की तरफ, वो किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ है। और ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। तो गोल्गी बॉडी जब भी होता है तो ये बड़ा ही ये पाया जाता है न्यूक्लियस के नजदीक। देखिए फाउंड नियर न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, न्यूक्लियस के बगल में ही पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाता है। और न्यूक्लियस की और इसके जो दो फेस होते हैं सिस और ट्रांस, तो सिस फेस जो होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है और ट्रांस फेस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। समझ गए? और जो ट्रांस फेस है वो कैसा है? देखने में कनकेव है। क्या है? कनकेव है। और जो सिस फेस है वो कैसा है? कन्वेक्स है। क्या है? कन्वेक्स है। तो अब देखिए दो फेस है, तो ये सिस्टर्नी का स्टैक है, सिस्टर्नी का एक थक्का है, एक ऊपर में सिस्टर्नी, दूसरा सिस्टर्नी, तीसरा सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का एकदम पूरा एक ऐसा पैरेलल रोज में बना हुआ है। तो देखिए नीचे वाला जो है, जो इसका सिस फेस है, वो क्या होता है? उसमें वेसिकल्स आता है। देखिए यहाँ पे वेसिकल्स आए, देख रहे हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स देख रहे हैं, वेसिकल्स ये आ रहे हैं, ये वेसिकल्स गोल्गी बॉडी की तरफ आ रहे हैं। और ये वेसिकल्स कहां से आ रहे हैं? ये वेसिकल्स आ रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखिए याद रखिए, सिंथेसिस करने का मेन काम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। प्रोटीन बनाने का काम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड बनाने का काम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चीजों को बनाएगा,
और वो जो बनाएगा वो सिंपल होगा, सिंपल चीजें बनाते, सिंपल सब्सटेंसेज, और उस सिंपल सब्सटेंसेज को कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। तो सिंपल सब्सटेंसेज बना करके, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मोबाइल बनता है, तो मोबाइल बनता है तो मोबाइल एक ही जगह तो नहीं बनता होगा, मोबाइल का पहले पार्ट्स बनता है, मोबाइल का बैटरी बन गया, मोबाइल का स्क्रीन बन गया, अलग अलग जगह बनता है, और फिर उन सारी चीजों को एक जगह लाके उसे क्या किया जाता है? कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, सबको असेंबल किया जाता है। तो वही काम गोल्गी बॉडी कर रहा है। गोल्गी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कुछ भी बन रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? उसको वेसिकल्स में बंद कर करके किसकी तरफ भेज देता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। देखिए ये वेसिकल्स जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे और गोल्गी बॉडी के सिस फेस में आके फ्यूज कर जाएंगे। तो ये फ्यूज कर जाएगा तो कहां आ गया? ये गोल्गी बॉडी के अंदर आ गया। अब गोल्गी बॉडी के अंदर इस जो भी सब्सटेंस आया उस पर काम किया जाएगा, उसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, और फिर ये आएगा, फिर ये रिलीज होगा कहां से? ट्रांसफेस से। ट्रांसफेस से देखिए फिर से वेसिकल्स बाहर आ रही हैं, देख रहे हैं, और इसे क्या कहा जा रहा है? डिस्चार्ज वेसिकल्स। क्या कहा जा रहा है? डिस्चार्ज वेसिकल्स। यानी वैसे वेसिकल्स जो गोल्गी बॉडी से बाहर आ रहे हैं उसे कहते हैं डिस्चार्ज वेसिकल्स। आया समझ में? तो डिस्चार्ज वेसिकल्स आया, डिस्चार्ज वेसिकल्स। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंस लेके वेसिकल्स आती हैं, सिस फेस में फ्यूज कर जाती हैं, और इसके अंदर में उस सिंपल सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, और फिर ट्रांस फेस से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। अगर इतना आपको नहीं भी समझ में आया, अभी मैंने बातें की, तो फंक्शन में मैं फिर से बताने वाला हूं। आप इतना समझ लीजिए कि गोल्गी बॉडी फ्लूइड फिल्ड सैक, फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स का स्टैक है, पैरेलल रोज में एक दूसरे के ऊपर रखा होता है, और हर एक को कहते हैं सिस्टर्नी, और इसके दो फेस होते हैं। नीचे वाला जो कि न्यूक्लियस की तरफ है वो सिस फेस कहला रहा है, और जो सेल मेम्ब्रेन की ओर है उसे हम ट्रांस फेस कह रहे हैं। जो सिस फेस है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेसिकल्स को रिसीव करता है, और जो ट्रांस फेस है वो गोल्गी बॉडी के अंदर बनी हुई चीजों को रिलीज करता है। किसके रूप में? वेसिकल्स के रूप में। और उस जो वेसिकल्स रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस की तरफ वाला कहलाया न्यूक्लियस की तरफ वाला फेस सिस फेस, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेसिकल्स को रिसीव करता है, और से देखने में कैसा होता है? कन्वेक्स। और सेल मेम्ब्रेन की तरफ वाला फेस जो कि देखने में कनकेव होता है उसे हम ट्रांस फेस कहते हैं, और ये गोल्गी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेज बनी उसे क्या करता है? रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज वेसिकल्स। समझ में आया? तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये पाया कहा जाता है, तो ये न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाता है, फाउंड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाता है। ये अगर बात करें तो ये प्रोकार्योट्स में नहीं पाया जाता है। आपको पता है प्रोकार्योट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल पाया ही नहीं जाता है, तो गोल्गी बॉडी भी नहीं पाया जाएगा। तो ये प्रोकार्योट्स में नहीं पाया जाता है, सिर्फ यूकार्योट्स में पाया जाता है, और सारे के सारे यूकार्योट्स में पाया जाता है। हमने जिससे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, जो हमने सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था, मैं बात कर लेता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, वो प्रोकार्योट्स में तो था ही नहीं, इवन सिंपल यूकार्योट्स में भी नहीं था, हायर यूकार्योट्स में था। जो राइबोसोम था वो यूकार्योट्स में भी था, प्रोकार्योट्स में भी था, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो फिर किस में था? यूकार्योट्स में था, प्रोकार्योट्स में नहीं था। लेकिन यूकार्योट्स में भी किस में नहीं था? आरबीसी में नहीं था। मैंने बात कर ली थी क्लास में कि आरबीसी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है। तो उसी तरह जो ये गोल्गी बॉडी है वो भी हर एक यूकार्योटिक सेल में पाया जाता है, किसको छोड़कर? आरबीसी को छोड़कर। आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है। अच्छा, अगर बात करें प्लांट की, तो प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट के अंदर जो गोल्गी बॉडी है वो ऐसे स्टैक में नहीं पाया जाता है, यानी कि ऐसे थक्के में नहीं पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, प्लांट के सेल में, प्लांट सेल के अंदर ये देख रहे हैं ना, सिस्टर्नी का स्टैक है ना, पैरेलल रोज में है ना सिस्टर्नी, एक के ऊपर में दूसरा थक्का लगा हुआ। प्लांट में ऐसा नहीं होता है, प्लांट में सब अलग अलग होता है। प्लांट में जो स्टैक है वो मतलब बाइंड नहीं होता है, एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं होता है, सब अलग अलग होता है। काम वही करता है जो काम यहां कर रहा है सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाने का, वही काम वो प्लांट में भी करेगा, लेकिन वहां पे ये ऐसे स्टैक में नहीं होगा। यानी वहां पर अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइक्रोस्कोप लेकर के अगर आप गोल्गी बॉडी को ढूंढिएगा, ऐसा गोल्गी बॉडी तो आपको नहीं दिखेगा। वहां पे आपको ऐसे ऐसे एक सिंगल सिस्टर्नी टाइप दिखेगा, लेकिन वहां उसे सिस्टर्नी नहीं, उसे हम डिक्टियोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम्स। तो प्लांट के अंदर गोल्गी बॉडी का स्टैक नहीं पाया जाता है, सिस्टर्नी का स्टैक नहीं पाया जाता है, यानी सिस्टर्नी आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं,
और वो अलग अलग सेपरेटली पाई जाती हैं, और उस सेपरेटली पाए जाने वाले सिस्टर्नी को हम क्या कहते हैं, डिक्टियोजोम्स कहते हैं। और डिक्टियोजोम्स प्लांट के सेल के अंदर वही काम सेम टू सेम करता है जो काम एनिमल सेल के अंदर गोल्गी बॉडी करता है, यानी वही काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले सब्सटेंसेस को क्या करना, कॉम्प्लेक्स बनाना। समझ गए? तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और अगर अब इसके बात करें, अब अगर हम गोल्गी बॉडी की और बात करें तो अब इसमें और क्या जानना है, ये जो फेस है आपका सिस फेस और ट्रांस फेस, इसको जरा ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये जरा सा कंफ्यूजिंग होता है। सिस फेस और ट्रांस फेस याद रखना कि सिस फेस किधर है और ट्रांस फेस किधर है। तो सिस फेस हमेशा याद रखिएगा कि न्यूक्लियस की तरफ वाला जो फेस है, जो कनकेव, जो कन्वेक्स फेस है, उसे सिस फेस कहते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ वाला फेस है जो कि देखने में कनकेव है, उसे ट्रांस फेस कहते हैं। सिस फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेसिकल्स को रिसीव करता है और ट्रांस फेस से वेसिकल्स डिस्चार्ज होती है जो बनी हुई है, और इसे हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। ये जो तुम्हारा ट्रांस फेस है, ये इसे मैच्योरिंग फेस कहते हैं क्योंकि इसमें क्या हुआ, सब्सटेंसेस जो आई वो उसको मैच्योर करके या उसको कॉम्प्लेक्स बना के रिलीज किया गया, इसे मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। और नीचे वाला जो है, जो सिस फेस है, उसे हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गोल्गी बॉडी का कौन सा फेस फॉर्मिंग फेस कहलाता है, तो आंसर देंगे उसको सिस फेस, और कौन सा फेस मैच्योरिंग फेस कहलाता है, तो आंसर देंगे ट्रांस फेस। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसके बाद अगर आप बात करें इसके फंक्शन की, मेन आपको पता चल गया गोल्गी बॉडी क्या है, आपको ये पता चल गया उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपको ये पता चल गया कि वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है। अब क्या बचा, उसका फंक्शन। तो फंक्शन पे अगर बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो कि हम प्रीवियस क्लास में ही बात कर चुके हैं कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो देखिए फंक्शन में सबसे पहले लिखा हुआ है, इट इज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस विथ ईआर, यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। सेकंड है ये लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम बनाता है, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, जो कि हम अभी जस्ट इसके बाद करने वाले हैं। ये दो सेल ऑर्गेनेल्स, इसको बनाने का काम कौन करेगा, गोल्गी बॉडी ही करेगा। तो लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम बनाने का काम करता है गोल्गी बॉडी, और ये पैकिंग या सिक्रेटिंग ऑर्गेनेल्स है। मतलब सेल के अंदर से किसी भी चीज को अगर बाहर भेजना होगा, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल, कुछ भी बना के अगर बाहर भेजना होगा, तो उसे पैकिंग करने का काम कौन करेगा, उसे वेसिकल के अंदर बंद करने का काम कौन करेगा, आंसर है गोल्गी बॉडी। तो ये पैकिंग सेल है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है पोस्टमैन ऑफ द सेल। चीज कुछ भी अगर सेल से बाहर भेजना होगा, उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, गोल्गी बॉडी का। जैसे हमें कुछ भी चिट्ठी पत्री बाहर भेजना रहता है तो पोस्टमैन का यूज करते हैं ना। आपको नहीं सर, अब तो हम फोन लगा देते हैं। अरे भाई पुराने समय की बात हो रही है, पहले चिट्ठी भेजा जाता था। तो पोस्टमैन ऑफ द सेल, तो कोई आपसे कहे कि पोस्टमैन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो गोल्गी बॉडी को। तो गोल्गी बॉडी ये पैकिंग एंड सिक्रेटिंग ऑर्गेनेल ऑफ द सेल है, यानी कि सेल को कुछ भी पैक करना होगा, कुछ भी सिक्रीट करना होगा, तो किसकी मदद से करेगा, गोल्गी बॉडी से करेगा। और ये क्या करेगा, ये इन्वॉल्व होगा सिंपल सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाने में। तो यानी देखिए लिखा है, इट इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, यानी सिंपल सब्सटेंसेस को ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। याद रखिए हमेशा, गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सब्सटेंस बनाता है वो सिंपल होता है, और उसे कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी। याद कीजिए मैंने मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जब समझाया बैक प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने वहां भी बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है तो फॉस्फोलिपिड लगेगा, और जो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फॉस्फोलिपिड तो नहीं बनाएगा, वो तो लिपिड बनाएगा ना। उस लिपिड को फॉस्फोलिपिड में कौन कन्वर्ट करेगा, गोल्गी बॉडी। तो कॉम्प्लेक्स को, सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किसका है, गोल्गी बॉडी का। और सेल मेम्ब्रेन, अगर प्लांट सेल के अंदर देखो तो ये इन्वॉल्व होता है सेल वॉल बनाने। सेल वॉल बनता है ना सेलुलोज से, सेल वॉल, तो वो सेल वॉल बनाने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी। वहां तो गोल्गी बॉडी होता नहीं है, तो डिक्टियोजोम। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल बनाने का जो जवाबदेही है वो किसके ऊपर है, डिक्टियोजोम्स के ऊपर है। तो ठीक है, ये भी इसका फंक्शन हो गया। अब अगर बात करें तो एक याद रखने की चीज है कि कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो गोल्गी बॉडी है वो एक दूसरे के साथ मिल जाता है, एक दूसरे से चिपक जाता है, ठीक है। और दोनों मिल करके एक सिस्टम बनाता है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि समटाइम्स गोल्गी बॉडी डेवलप्स कनेक्शन विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन सिस्टम। तो कई बार गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल करके
जब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करना होगा बहुत ज्यादा मात्रा में, जहां पर मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा बनाना है, उस समय जब मेम्ब्रेन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है तो क्या करता है, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे के साथ मिल जाता है और मिल करके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन सिस्टम, और जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को तेजी से परफॉर्म करता है। समझ गए? तो ये था हमारा गोल्गी बॉडी। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरे बढ़िया से। तो अब हम चलते हैं लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, दो छोटे छोटे टॉपिक्स। तो ये है हमारा लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम। अभी हमने तुरंत देखा गोल्गी बॉडी में, तो गोल्गी बॉडी बनाता है किसको, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम को। तो लाइसोसोम क्या है, पेरोक्सिसोम है, छोटे छोटे टॉपिक है, दो हम जल्दी जल्दी करते हैं। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम एक छोटा सा स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल, यानी एक छोटा सा सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल, यानी अगर इसको देखोगे स्ट्रक्चर तो एक ऐसा वेसिकल गोल सा स्फेरिकल सा छोटा सा वेसिकल होगा। वेसिकल मतलब कि एक फ्लूइड फिल्ड सैक, तो वेसिकल होता है जिसके अंदर में पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। यानी लाइसोसोम के अंदर बड़े ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, भयंकर तरीके के पावरफुल। इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि वो सेल के अंदर मौजूद हर एक चीज को डाइजेस्ट कर सकता है। अगर लाइसोसोम गलती से फट गया ना तो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा, हम लोग देखेंगे आगे। समझ गए? तो लाइसोसोम एक स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल है जो कंटेन करता है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो क्या आपसे पूछे व्हाट इज लाइसोसोम, तो हम कहेंगे लाइसोसोम इज ए स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल व्हिच कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसको डिस्कवर किया था क्रिस्टियन डी ड्यूब ने, नाम से ही पता चल रहा है फ्रांस के होंगे। तो क्रिस्टियन डी ड्यूब ने इसे डिस्कवर किया कितने में, 1955 में। 1955 में 1955 ईस्वी में लाइसोसोम डिस्कवर किया क्रिस्टियन डी ड्यूब ने। और अगर इसकी बात करें तो ये हर एक सेल में पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म में चारों तरफ फैला हुआ होता है। इसका कोई स्पेशल लोकेशन नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में चारों तरफ स्कैटर्ड होता है, हर जगह मौजूद होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो लगभग इसमें 40 तरह के एंजाइम होते हैं। नियरली इसमें 40 एंजाइम्स होते हैं। कितने एंजाइम्स, 40। तो 40 एंजाइम्स इसके अंदर में बंद होते हैं, यानी कि एक लाइसोसोम के अंदर 40 एंजाइम्स का जो नंबर है वो नियरली 40 है। आप सोचिए 40 एंजाइम्स होते हैं और इसके अंदर में जो एंजाइम्स होते हैं, मैंने अभी तुरंत बात की कि वो पावरफुल होते हैं और वो सेल के अंदर मौजूद किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के कैपेबल होते हैं। यानी लाइसोसोम का जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं और जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद है सबको डाइजेस्ट कर सकता है। जो कुछ भी मौजूद है ना सेल के अंदर सबको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी किसके एंजाइम के अंदर है, लाइसोसोम के एंजाइम के अंदर है। तो क्या लिखा है, कंटेन नियरली 40 एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सेल। यानी सेल के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है सबको डाइजेस्ट कर सकता है। और इसके जो ये एंजाइम्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं कहां, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एक बात याद रखिए बाबू, यहां कुछ बात करनी है। जो भी एंजाइम्स हैं या जो भी हार्मोन्स हैं वो सब प्रोटीन है। जो भी एंजाइम्स हैं या जो भी हार्मोन्स हैं वो सब के सब क्या है, प्रोटीन है, ये याद रखिए। और प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम का। तो या तो राइबोसोम बनाएगा या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी क्या है, राइबोसोम है। तो इसके जो एंजाइम्स हैं, लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं कहां, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, क्योंकि अगर कभी लाइसोसोम का मेम्ब्रेन फटा और लाइसोसोम के एंजाइम अगर साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गए तो वह उसके एंजाइम पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे, यानी पूरे सेल को ही मार के खा जाएगा। तो सेल के ही अंदर में एक ऐसा चीज मौजूद है जो पूरे सेल को खा सकता है, पूरे सेल को मार सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, सुसाइड बैग ऑफ द सेल नहीं कहलाएगा। सुसाइड बैग हुआ ना, वो सुसाइड कर लिया सेल खुद से। जब सेल को लगेगा कि मेरे अंदर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया, या न्यूक्लियस को लगेगा कि सेल पे किसी का हमला हो गया, या सेल मान लीजिए कि खराब हो गया, सेल डैमेज हो गया, सेल अब किसी काम का नहीं रहा, वर्न आउट हो गया, सेल के अंदर में कोई माइटोकॉन्ड्रिया है वो खराब हो गया, कुछ भी अगर सेल के अंदर है, या अगर ऐसा लगा कि पूरा सेल ही बेकार हो गया, तो उसका लाइसोसोम फटेगा और पूरे सेल को ही मार देगा। तो समझ गए, इसीलिए इसे कहा जाता है डाइजेस्टिव या सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो इसके जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, पावरफुल है। अगर आप उसके नोट्स देखें तो नोट्स में और भी बातें हैं लाइसोसोम से रिलेटेड, इसके फंक्शन से। तो लाइसोसोम परफॉर्म इंटरसेलुलर डाइजेशन, यानी देखिए जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो सेल के अंदर में ही उनका डाइजेशन होता है, जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स।
जो यूनिसेलुलर है उनका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होगा, तो वो जो भी खाना खाएंगे उसे उसका डाइजेशन किसकी जवाबदेही होगा? सेल के अंदर में ही पचेगा ना। तो सेल के अंदर पचना है तो उसको पचाने के लिए जो एंजाइम होगा वो एंजाइम कौन प्रोवाइड करेगा? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इंटरसेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करता है, इसीलिए इसे डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेल के अंदर अगर किसी चीज को डाइजेस्ट करना है तो किसके हेल्प से होगा? लाइसोसोम के हेल्प से होगा, इसलिए लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और अगर सेल का कोई सेल ऑर्गेनेल जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया या कोई राइबोसोम या कोई सेल ऑर्गेनेल अगर खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो अब तो वो कचरा हो गया, गार्बेज हो गया। उस गार्बेज को अब हटाना है बॉडी सेल से, उसको हटाने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। उस माइटोकॉन्ड्रिया को ले जाकर के लाइसोसोम में के अंदर में घुसा देंगे, और लाइसोसोम के अंदर में तो ऑलरेडी एंजाइम्स मौजूद है, वो क्या करेगा? उस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देगा, और उसका जो रॉ मटेरियल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बना है तो किसी न किसी चीज का बना होगा ना, तो वो रॉ मटेरियल फिर से बाहर आ जाएगा और उस रॉ मटेरियल का यूज करके फिर नया माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया जाएगा। जैसे आप ऐसे समझिए, आपके घर में एक कुर्सी है, वो कुर्सी क्या हो गया? टूट गया। तब कुर्सी आप काम कर रहा नहीं, तो आप उसे कचरा वाला को दे दिए, कचरा वाला उसको ले जाकर के क्या करेगा? फिर से नया कुर्सी बना देगा, पिघला कर बना दिया जा सकता है ना इस प्लास्टिक से। तो वही काम, तो जो कोई सेल ऑर्गेनेल अगर वॉर्न आउट हो गया, वो खराब हो गया, वॉर्न आउट मतलब होता है खराब हो जाना, तो अगर कोई काम करना बंद कर दिया, खराब हो गया, तो उसको सुधारने का काम, या उसको सुधारना नहीं मतलब उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? उस गार्बेज को खत्म करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। इसीलिए उसे गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है। यानी कि सेल के अंदर कचरा वाला कौन है? लाइसोसोम। सेल के अंदर जो कुछ भी कचरा पैदा होगा उसे नष्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। अब अगर बात करें नेक्स्ट की, तो अगर कोई सी सेल का लाइसोसोम अगर ब्रस्ट कर गया गलती से, तो वो पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे सेल को ही खा जाएगा, इसलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। तो सेल, अब देखिए लाइसोसोम के 3 नाम हो गए, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल, सेकेंड इज गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, एंड थर्ड इज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। डायरेक्टर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल कौन था? न्यूक्लियस। पोस्टमैन ऑफ द सेल कौन हुआ? गोल्गी बॉडी। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन हुआ? राइबोसोम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल कौन हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आज हमने देखा कि डाइजेस्टिव बैग कहिए या सुसाइड बैग कहिए या गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम कहिए, कौन हो गया? लाइसोसोम हो गया। तो यही था लाइसोसोम। आई होप लाइसोसोम आपको समझ में आया होगा। और देखिए ये एक बात और कि सेल अगर खुद के ही लाइसोसोम के ब्रस्ट करने से अगर डाइजेस्ट हो गया, तो इसको कहा जाता है ऑटोलाइसिस। इसे कहा जाता है ऑटोलाइसिस। ऑटो मतलब होता है अपने आप, खुद का, तो ऑटोलाइसिस। यानी अगर कोई सेल खुद के ही लाइसोसोम को ब्रस्ट करके और खुद ही डाइजेस्ट हो गया, तो वो कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है ऑटोलाइसिस। याद रखिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेरोक्सिसोम। छोटा सा टॉपिक। पेरोक्सिसोम क्या है? सेम टू सेम लाइसोसोम जैसा। पेरोक्सिसोम का स्ट्रक्चर सेम टू सेम लाइसोसोम जैसा। देखिए लिखिए, स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। क्या सेम टू सेम है? स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। बस इसमें क्या था? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम था, इसमें पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम होगा। यानी पेरोक्सिसोम के अंदर में पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम होता है। अब आप कहोगे सर क्या अंतर है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में और क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स में? देखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम किसी चीज को डाइजेस्ट कर देता है, यानी किसी भी डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेस्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी कंप्लेक्स चीज को सिंपल बना देना, वही है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब यही होता है, किसी कंप्लेक्स चीज को तोड़ करके उसे सिंपल बना देना, यही कहलाता है डाइजेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ किसी चीज को ये डाइजेस्ट नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, उस टॉक्सिक सब्सटेंस के टॉक्सिसिटी को खत्म करेगा। यानी सेल के अंदर अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया ना, तो उसको डिटॉक्स करेगा, यानी उसके टॉक्सिन को निकालेगा, टॉक्सिन को नष्ट कर देगा, उसके टॉक्सिन को सिर्फ नष्ट करेगा। नहीं समझे बात? जैसे मान लीजिए, आप देखिए, 2 बातें हो गई कि मान लीजिए कि आपके यहां एक मशीन है। एक एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करते हैं, ये उसको सेम टू सेम मत उठा लीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए। आपके यहां मान लीजिए कि एक कोई मशीन है, वो काम करता है, तो आप मशीन क्या हुआ ना, खराब हो गया। आप क्या किए? मशीन को आराम से ले जा करके आग में डाल करके उसको डायरेक्ट पिघला दिया, उसमें से लोहा निकाल लिया। ये काम करेगा लाइसोसोम, यानी वो डायरेक्ट नष्ट कर देता है, मिटा देता है, खत्म कर देता है। हटाओ, खराब हो गया, चलो खत्म करो, इसमें से रॉ मटेरियल निकालो। उसको ठीक करने की कोशिश नहीं होती है। पेरोक्सिसोम क्या करेगा? वो कहेगा कि इसमें जो खराब है ना, उसको हटा दो।
समझ गए बात। यानी वो अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसे क्या करेगा, डिटॉक्स कर देगा। यानी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर सेल के अंदर बन रहा है तो उसे वो हटा देगा। और देखिए सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर दो हमारे ऑर्गेन्स ऐसे हैं जहां टॉक्सिसिटी सबसे अधिक होता है, लीवर और किडनी। इसीलिए कहा जाता है शराब पीने से यही दोनों खराब होता है। कौन कौन, किडनी और लीवर। तो ये दो ऑर्गन हमारे ऐसे हैं हमारे बॉडी के जहां पर टॉक्सिसिटी का असर सबसे अधिक होता है। कुछ भी आप टॉक्सिक लीजिएगा इन्हीं दोनों पे सबसे पहले असर पड़ेगा। आप देखते होंगे कि किसी आदमी का अगर ओवरडोज हो जाए दवा का तो किडनी का एक्टिविटी बढ़ जाता है या लीवर डैमेज होता है। जनरली आप देखते हैं जब लंबा समय तक आप बीमार रहते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, लीवर का साइज चेक करवाता है, अल्ट्रासाउंड करवा के लीवर का साइज चेक करवाता है कि लीवर उतना ही बड़ा है कि बड़ा हो गया कि छोटा हो गया। छोटा तो नहीं होगा, बड़ा हो गया। लीवर से बहुत कुछ डिपेंड करता है। लीवर और किडनी ये दो हमारे मेन डिटॉक्स करने वाले, हमारे बॉडी को टॉक्सिक सब्सटेंस से मुक्त करने वाले ऑर्गन है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट होगा उसको रिमूव करने की जवाबदेही किसके ऊपर है, लीवर और किडनी के ऊपर। तो इसका मतलब सबसे अधिक जहर कहां जाएगा, लीवर और किडनी के सेल में, क्योंकि वो उसको हटा रहा है। तो लीवर और किडनी को डिटॉक्स होने की सबसे अधिक जरूरत होगी। तो पेरोक्सीसोम जो होता है वो मेनली लीवर और किडनी के सेल्स में ही पाया जाता है। समझ गए। देखिए लिखा है मेनली फाउंड इन लीवर एंड किडनी सेल्स। और ये भी डिस्कवर हुआ किया था क्रिश्चियन डी ड्यूब ने। जो क्रिश्चियन डी ड्यूब ने लाइसोसोम डिस्कवर किया था 1955 में, और क्रिश्चियन डी ड्यूब ने ही 1965 में यानी 10 साल के बाद पेरोक्सीसोम भी उन्होंने खोजा, डिस्कवर किया। तो पेरोक्सीसोम भी डिस्कवर करने का श्रेय क्रिश्चियन डी ड्यूब को और लाइसोसोम भी डिस्कवर करने का श्रेय क्रिश्चियन डी ड्यूब। और अगर बात करें इसके फंक्शन की तो समझ ही गए फंक्शन, इसका मेन फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। तो परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस से मुक्त करेगा सेल को। तो ये हो गया पेरोक्सीसोम। तो आई होप आज हमने 3 सेल ऑर्गेनेल्स पे बात की। पहले हमने गोल्गी बॉडी पे बात की, फिर लाइसोसोम पे और फिर पेरोक्सीसोम पे। तो आई होप आपको तीनों समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, जो चैनल है उस पर, या जो भी फोन करके पूछने की इच्छा हो तो फोन करके पूछिए, जैसे पूछना है आप पूछिए। और अगर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, बुक्स कोई ले लीजिए किसी भैया दीदी से लेके, उसको पढ़िए और फोन करके पूछिए। या अगर कोई ऐसा डाउट है जो आपको लग रहा है कि मेरा ये डाउट है लेकिन हम कैसे पूछेंगे, वर्ड्स नहीं मिल रहा है पूछने का, ऐसा भी होता है कई बार, अंडरलाइन करके रख लीजिए। जब क्लास खुलेगी तो फिर आप रिवाइज करवाया जाएगा तो उस समय आप पूछ लीजिएगा। तो अंडरलाइन करते चलिएगा चीजों को और नोट्स बनाते चलिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड्स के ऊपर। तो प्लास्टिड्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, शायद 2-3-4 लेक्चर में अब ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। तो ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया हो। तो थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।